अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आईसी एनालिसिस। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक ग्राफ के ज़रिए से भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट के अंदर हम फर्दर जो रिमाइनिंग पार्ट रह जाएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईसी एनालिसिस, जिसे हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस भी कहते हैं। IC analysis is a structuralist tool for syntactic analysis. It was introduced by Bloomfield and formulated by Well and Harris. In IC analysis, each utterance is divided into the smallest meaningful unit. An utterance is cut into the natural deviance, and this process of binary segmentation continues. It continues until we reach the smallest meaningful unit. The unit at the last level are called ultimate constituent. IC analysis को immediate constituent analysis भी कहा जाता है, जिसे ब्लूमफील्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ वेल एंड हारिस थे, जिसमें हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस को डिवाइड करते हैं और उसको मज़ीद छोटे मीनिंगफुल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब सबसे लास्ट में जो यूनिट्स आती हैं, जो सबसे लास्ट में मीनिंगफुल यूनिट्स आती हैं, उसे अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। At each stage of deviance, the two constituents are called immediate constituent of that particular construction, phrase or sentence. अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो हमें बहुत आसानी के साथ ये टॉपिक समझ आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि मुझे अपनी राइटिंग दिखाते हुए शर्मिंदगी सी हो रही है। तो एनीवे अभी आप इसको देख लेते हैं। हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, हो सकता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो अभी हम वीडियो को लंबा नहीं करते, तो इस वजह से हम पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द ऑफिसर ऑफर ग्रीन सैलेड एंड हॉट सूप फॉर लंच इन द नॉन। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, और जब हम इसकी कटिंग करते हैं यानी इसको इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज करते हैं तो नॉन फ्रेज सेपरेट से हो जाएगा, जो है द ऑफिसर, और जो नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज ऑफर ग्रीन सैलेड एंड हॉट सूप फॉर लंच इन द नून, ये सेपरेट से हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने इसको सेपरेट किया, द ऑफिसर को द ऑफिसर, और फिर नेक्स्ट कौन सा है, हमने जो वर्ब फ्रेज थी उसको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, इसके वर्ब को सेपरेट कर देंगे, और फिर ग्रीन सैलेड एंड हॉट सूप को सेपरेट करेंगे, फॉर लंच सेपरेट हो गया, इन द नून ये सेपरेट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, ग्रीन सैलेड एंड हॉट सूप, इसको हम सेपरेट करना है, तो ग्रीन सैलेड एक सेपरेट जगह पे आएगा, एंड और हॉट सूप को हमने लादा से कर दिया। फॉर लंच के अंदर फॉर सेपरेट हो जाएगा और लंच को हम लादा से कर देंगे। इसी तरह इन द नून, इसको हमने सेपरेट किया, तो फर्दर ये इसी तरह डिवाइड होते रहेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को एक दफ़ा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो लास्ट में मीनिंगफुल जो यूनिट्स हैं जो सबसे लास्ट में है, और उनको मैंने रेड के साथ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है जी अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो सबसे लास्ट में मीनिंगफुल यूनिट्स हैं उनको मैंने रेड ब्लॉक के अंदर लिखा है, जिसे अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट कहा है। और इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जिस तरह से हमने जो फर्स्ट ये सेंटेंस था उसको हमने डिवाइड करके 2 यूनिट्स में डिवाइड किया, द ऑफिसर, और दूसरा जो सा है ऑफर ग्रीन सैलेड एंड हॉट सूप फॉर लंच इन द नून। अब इसमें ये 2 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया, तो ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मींस कि जो डायरेक्ट यूनिट्स निकलेंगे, डायरेक्ट जो हम डिवाइड करके निकालते हैं, जो सबसे लास्ट में मीनिंगफुल यूनिट्स आएंगे उसको हम अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अगर पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से देखें तो सबसे पहले हमारी ब्रैकेट हम लिखेंगे और इसके साथ सेंटेंस लिखेंगे, जो सबसे हमारा मेन सेंटेंस है, और इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर हमारा नॉन फ्रेज आएगा, और ब्रैकेट लिख के हमने नॉन फ्रेज डाला, और नॉन फ्रेज के अंदर ही हमारा डिटरमिन आएगा। डिटरमिन के साथ हमने दी लगाया और हमने इसकी डिटरमिन की ब्रैकेट बंद कर दी। और नॉन फ्रेज के अंदर एक नाउन आता है, तो हमने ब्रैकेट डाल के नाउन ऑफिसर लिखा और इसकी ब्रैकेट को बंद कर लिया। अब इसके बाद आपको जो रेड ब्रैकेट एक और नज़र आ रही है वो नाउन फ्रेज़ की है। जो स्टार्ट में हमने एक ब्रैकेट खोली थी उसको हमने भी बंद भी तो करना है, तो हमारी जो नाउन फ्रेज़ हमारी स्टार्ट में खुली थी वो हमने एंड पे आके यहाँ पे बंद कर दी।
सेकंड पॉइंट में हमारे पास वर्ब फ्रेज़ आता है, तो हमने ब्रैकेट लगा के वर्ब फ्रेज़ लिखा। अभी हमने इसकी ब्रैकेट खोली हुई है, सिर्फ इनिशियल में लगाई है, अभी इसकी ओपन है। और नीचे हमने जो सा है वो मेन वर्ब की ब्रैकेट लगा के मेन वर्ब लिखा ऑफ़र, और इसकी हमने ब्रैकेट बंद कर दी। और नीचे हमने फिर जो सा है इसके अंदर एक नॉन फ्रेज़ आती है, हमने ब्रैकेट इसकी खोली और नॉन फ्रेज़ लिखा। और नॉन फ्रेज़ के अंदर हमारे पास एडजेक्टिव आता है ग्रीन, उसकी हमने ब्रैकेट बंद की। फिर हम ब्रैकेट लगा के नाउन उसके अंदर आता है सैलिड, वो हमने नाउन लिख के उसकी ब्रैकेट बंद कर दी। इसके बाद हमारे पास कंजक्शन एंड आता है, और हमने फिर उसकी भी ब्रैकेट बंद की। इसके अलावा हमारे पास इसमें एडजेक्टिव हॉट आता है, और हमने इसकी भी ब्रैकेट बंद कर दी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर नाउन भी आता है, और हमने ब्रैकेट लगा के तो हमने नाउन लिखा और हमने इसकी ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको एक और जो रेड कलर की ब्रैकेट नज़र आ रही है, वो दरअसल वो नाउन फ्रेज़ की है। जो हमने ऊपर ब्रैकेट नाउन फ्रेज़ की ब्रैकेट खोली हुई थी, ओपन थी, वो हमने यहाँ पे आके बंद कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आएंगी। नंबर 3 पे हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज़ आता है, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट डाली और एडवर्बियल फ्रेज़ लिखी। और एडवर्बियल फ्रेज़ के अंदर हमारे पास प्रपोजिशन फ्रेज़ आती है, तो हमने ब्रैकेट डाली और प्रपोजिशन फ्रेज़ डाली। अभी तक हमने एडवर्बियल फ्रेज़ और प्रपोजिशन फ्रेज़ की ब्रैकेट्स को बंद नहीं किया, अभी ये ओपन है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन फ्रेज़ के अंदर प्रपोजिशन 4 आता है, और हमने उसको लिख के और इसकी ब्रैकेट को बंद कर दिया। और इसके बाद प्रपोजिशन फ्रेज़ के बाद नाउन जो आता है हमारे पास, वो नाउन लिखा लंच, और हमने इसकी ब्रैकेट को बंद किया। अब नेक्स्ट हम ब्रैकेट जो प्रपोजिशन ब्रैकेट जो हमने खोली हुई थी, उसकी ब्रैकेट को हमने एक बंद किया। और फिर इसके बाद एडवर्बियल फ्रेज़ की जो ब्रैकेट खुली हुई थी, वो हमने यहाँ पे बंद की। तो इसका यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स इस वजह से हैं कि एक तो यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज़ की है, दूसरी इसमें प्रपोजिशन फ्रेज़ की है, और तीसरी जो सी है यहाँ पे जो नाउन लंच है उसकी भी एक ब्रैकेट है। तो इस वजह से यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज़ है, तो हमने ब्रैकेट लिखी और एडवर्बियल फ्रेज़ को लिखा, और एडवर्बियल फ्रेज़ के अंदर हमारे पास प्रपोजिशन फ्रेज़ खुलती है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर प्रपोजिशन फ्रेज़ को लिखा। अभी तक हमने एडवर्बियल फ्रेज़ और प्रपोजिशन फ्रेज़ की ब्रैकेट को बंद नहीं किया, इसको क्लोज़ नहीं किया। अच्छा जी, प्रपोजिशन फ्रेज़ के अंदर हमारे पास प्रपोजिशन इन आता है, और हमने इन लिख के उसकी बंद कर दी ब्रैकेट्स को। इसके बाद हमारे पास नाउन फ्रेज़ आता है, तो हमने ब्रैकेट ओपन की और नाउन फ्रेज़ लिखा। नाउन फ्रेज़ के अंदर हमारे पास डिटरमिन डी आया, और हमने डिटरमिन की ब्रैकेट को बंद कर लिया। और नाउन फ्रेज़ के अंदर हमारे पास एक नाउन भी आता है, नून है, हमने उसको बंद किया। इसके बाद हम नाउन फ्रेज़ की जो हमने ब्रैकेट खोली हुई थी उसको हम क्लोज़ करेंगे। इसके बाद हम प्रपोजिशन फ्रेज़ है उसकी ब्रैकेट को भी क्लोज़ यहाँ पे आके करेंगे, और एडवर्बियल फ्रेज़ की जो ब्रैकेट ओपन थी उसको भी हम यहाँ पे आके क्लोज़ करेंगे। और यहाँ पे जो आपको 5वीं ब्रैकेट नज़र आ रही है, वो जो सबसे फर्स्ट पे सेंटेंस की हमने ब्रैकेट खोली हुई थी, यानी सेंटेंस जो मेन था उसकी ब्रैकेट को यहाँ पे आके हमने एंड पे क्लोज़ कर दिया। तो टोटल यहाँ पे आके 5 ब्रैकेट्स क्लोज़ हो जाती हैं। आईसी एनालिसिस को हम ट्री डायग्राम, बॉक्स डायग्राम और ब्रैकेटिंग में भी शो कर सकते हैं। ट्री डायग्राम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो अगर आप गौर करें तो इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको ये ट्री की सूरत में आएगा जिसकी ब्रांचेस सी निकली हुई हैं, तो ये ट्री की तरह है, तो इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। बॉक्स डायग्राम की तरह भी आप इसे कर सकते हैं, जैसा कि ये इस स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बॉक्स की सूरत में हम लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ब्रैकेटिंग से मुराद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू भी इनको शो कर सकते हैं, या लार्ज, ये जैसे अभी हमने लार्ज ब्रैकेट के थ्रू भी हमने इसको लिखा है, तो हम लार्ज ब्रैकेट के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से मुराद यहाँ पे सेंटेंस या फ्रेज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। है वैसे ये इतना इजी है, अगर सिर्फ आप एक दफ़ा इसको अच्छे से रीड कर लेते ना तो आपको खुद बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी। तो IC analysis helps us understand the different layers or part of a sentence and how they are organized to form the complete sentence. It shows the relationship between these parts in a graphical way. English sentences are built upon this ability of structures
to work together within a larger structure, which in turn serve different purposes in ever bigger and more complex sentences. For example, when we say a sentence like, "The pretty girl put on her red and blue coat, kissed her mother, and left," it shows us how different elements in the sentence are related to each other. Understanding these relationships is a crucial for listener and the readers to make sense of the sentence. If someone can understand this meaning of the sentence, it means they have the mental ability to keep track of all these relationships as they hear or read the sentence. यहाँ इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखते हैं, जैसे द प्रिटी गर्ल पुट ऑन हर रेड एंड ब्लू कोट, किस्ड हर मदर एंड लेफ्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक गर्ल और दूसरा कोट। अब इसके बाद हमें जो सबसे पहले है, गर्ल की एक क्वालिटी भी बताई गई है, यानी उसकी एडजेक्टिव बताई गई है कि वो प्रिटी है, प्रिटी गर्ल है, लड़की जो सी है वो प्रिटी है, जबकि जो कोट उसने पहना हुआ है वो रेड और ब्लू कलर का कोट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी हमें क्वालिटी पता चल गई कि लड़की प्रिटी है और जो कोट है वो रेड और ब्लू कलर का है। इसके बाद हमें एक्शंस बताए गए हैं कि एक जो लड़की है उसने जो एक्शन परफॉर्म किए हैं वो किस सीक्वेंस से किए हैं। जो उसने सबसे पहले कोट पहना है, कोट पहन के उसने किस किया अपनी मदर को और फिर वो वहाँ से चली गई। यानी सेंटेंस के अंदर ना सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ बताई गई है, बल्कि साथ साथ एक्शंस बताए गए हैं, और ना सिर्फ एक्शन बताए गए हैं बल्कि किस सीक्वेंस के साथ वो एक्शन परफॉर्म हुए हैं वो लेयर्स की सूरत में हमें बताया गया है। तो इस सेंटेंस को हमने देखा तो हमें लेयर्स की सूरत में हमें उनके दरमियान जो कनेक्शन था, इन वर्ड्स के दरमियान जो कनेक्शन था वो हमें अंडरस्टैंड भी हुआ और हमें ये समझने में आसानी हुई कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इनको स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है इस सेंटेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो आईसी एनालिसिस के थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि किस तरह से हम एक सेंटेंस है उसके पार्ट्स को हम अच्छे से एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज कर सकते हैं ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने जो कि सुनने वालों को या पढ़ने वाले को अच्छे से उसका मीनिंग कन्वे कर सके। सेकंड जो पॉइंट है वो है फिक्सिटी ऑफ वर्ड ऑर्डर। In IC analysis, the word order of a sentence remains the same. This means that the arrangement of words in a sentence is not disturbed. These advantages can be demonstrated by looking at sentences that have the same words but in different orders. For example, let's consider these three sentences. The boy played marble on his knees. Second है, The boy on his knees played marble. Third है, on his knees the boy played marbles. These sentences may sound different in terms of style and how they are written, but the phrase on his knees remain in the same position within a sentence structure. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्ड्स ऑर्डर हैं एक सेंटेंस के अंदर सेम रख सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से वर्ड अरेंजमेंट ऑन हिज नीज, ये जो सा ये अरेंजमेंट एक साथ ही इकट्ठी ही आएगी, तो इनिशियल में हो, मिडल में हो या एंड में हो, लेकिन ये जो वर्ड ऑर्डर है ऑन हिज नीज ये एक साथ ही आएगा, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब ये लादा सी बात है कि ऑन हिज नीज जो फर्स्ट है वो मॉडिफाई करता है वर्ब फ्रेज़ को, सेकंड सेंटेंस के अंदर इसने मॉडिफाई किया नाउन फ्रेज़ को, यानी कि द बॉय को उसने मॉडिफाई किया, और जो तीसरा सेंटेंस था उसके अंदर ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वर्ड्स हैं उनके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी ऑन हिज नीज ये जो सा है वर्ड ऑर्डर है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस पूरे फ्रेज़ को उठा के हम वर्ब फ्रेज़ को मॉडिफाई करवा सकते हैं, या फिर हम नॉन फ्रेज़ को भी मॉडिफाई करवा सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे। तो इवन दो द सेंटेंस में लुक डिफरेंट, द फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द फ्रेजेस मोर क्लियरली। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है वो है टू अकाउंट फॉर एम्बिग्विटीज़ एंड डिस्टिंग्विश दैम। द सेंटेंस ओल्ड मैन एंड वुमेन can be understood in two different ways, leading to ambiguity.
It can either means old men, women of all ages, or simply old men and women. The principle of expansion help us to analyze the distinguish these interpretations. Old men and women. In this interpretation, the word old applies to both men and women. It means both the men and women's mention are old. यानी इसमें हम old का जो लफ्ज़ है वो आदमी और औरतों दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी इस जो फ्रेज़ के अंदर हम आदमियों या औरतों की हमने बात की है वो दोनों ही बूढ़ी हैं, यानी ओल्ड एज की हैं। सेकंड अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसमें क्या आएगा, ओल्ड मैन एंड वुमेन। इन दिस इंटरप्रिटेशन द वर्ड ओल्ड स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्स द मैन while the women's are not necessarily old. It suggests that there are old men and there are also women without specifying their age. दूसरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो आदमी हैं वो तो बूढ़े हैं, लेकिन औरतें हैं वो किसी भी एज की हो सकती है, उनकी एज को स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो आईसी एनालिसिस हमें हेल्प करती है कि हम इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनका मीनिंग जो है इबहम होता है, यानी उनका सही मीनिंग क्लियर नहीं होता, उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने इस वजह से इसको मुनासिब समझा कि हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके डिसएडवांटेजेस, आईसी एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने की बात की थी, तो ये जो सा है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सिस्टर का जो है ना रफ़ रजिस्टर्स हैं और उसने इतने अच्छे तरीके से, हल्के रफ़ रजिस्टर होने के बावजूद उसने इतने नीट और अच्छे तरीके से ये मैनेज किए हुए हैं और क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, हेडिंग्स और उसके बाद अंडरलाइन करके उसको बहुत खूबसूरती के साथ अपने रफ़ रजिस्टर्स को भी उसने नोट्स की सूरत में रखा हुआ है सारे जो है। और 3 से 4 मुझे अभी इसके मिले हैं, रजिस्टर मिले हैं और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि बहुत अच्छे तरीके से इसने किया। वो पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और जबकि मेरी तरफ बात की जाए तो मैंने आज तक अपने नोट्स नहीं बनाए। हाँ, नहीं मतलब ये मैं कह रही हूँ कि मेरे कहने मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने जो उनसे जो असाइनमेंट्स मिलती थी वो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बना लेती थी, लेकिन जो खुद से नोट्स मतलब ये नोट्स बनाना, इसको मुझे अभी तक नहीं आता क्योंकि मैंने कभी बनाए ही नहीं थे। और अभी भी आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि अभी जो मैंने आपके साथ ये अपनी राइटिंग के थ्रू ये जो पेज आपके साथ शेयर किया था, एग्जांपल लिख के तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक तो राइटिंग भी गंदी है और दूसरा ये है कि लिखने का एक मैनर नहीं है कि आपको नॉलेज तो बहुत हो लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी एक मतलब जो आपको आता है, जो नॉलेज है आपको, वो आप किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। और मुझे लगता है कि इसकी मुझ में बहुत कमी थी और इसकी एक वजह ये भी है कि मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाती थी। आप सब स्टूडेंट्स को ये मेरी सजेशन है कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाया करें। हाँ, ये होता है कि उस वक्त हमें लग रहा होता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो मतलब इतना टाइम हम जो से हैं वो दूसरे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा देंगे या फिर हम इस टाइम को याद करने में लगा देंगे, इस तरह से हम ये सोच लेते हैं। लेकिन नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उस वक्त तो आपके टाइम लग जाता है, लेकिन ये चीज़ होती है वो लाइफ टाइम आपके साथ वो सेफ़ रह जाते हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि आपको लिखने का मैनर आ जाता है, आपको राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाती है, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। फिर इसके बाद जब पेपर्स के अंदर आप वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्पीड तेज़ होती है बल्कि नीट भी होता है, वो पेपर प्रेजेंटेबल भी होता है। और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी तरह हैं, वो नोट्स नहीं बना पाते या उन्होंने कभी बनाए नहीं होते, ना उनको आदत होती है, तो वो जब उनके पास चाहे जितना मर्ज़ी नॉलेज हो जाए, लेकिन जब वो पेपर को लिखते हैं जहाँ पे उनके 70-60 मार्क्स आते हैं वहाँ पे उनके 50 आएंगे या 40 मार्क्स आएंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि आप जो है नोट्स बनाने की कोशिश करें। आप नोट्स बनाने की कोशिश करें और उसको वेल मैनर तरीके से, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो ये तो था मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।